हाँ जी, तो अभी हम सीखेंगे व्हाट इज़ पावर रेटिंग। किसी भी डिवाइस की जो पावर रेटिंग होती है उसका क्या मतलब होता है, ये हम सीखेंगे। देखो, हमेशा हमें जब भी कोई डिवाइस हम लेके आते हैं मार्केट से, फॉर एग्जांपल एक बल्ब लेके आए आप, उस बल्ब के साथ कुछ चीज़ें मेंशन्ड होती हैं। एक तो ये पावर कितनी कंज्यूम करता है। लेट अस सपोज आप 100 वाट का बल्ब लेके आए, 100 वाट वो पावर कंज्यूम करता है। दूसरा उसकी वोल्टेज रेटिंग, कि कितनी वोल्टेज पर इसको आपने लगाना है। 220 वोल्ट पे लगाना है इस बल्ब को। अगर आप इसको 220 वोल्ट पे लगाओगे इस बल्ब को, तो ये बल्ब 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। अच्छा, अगर फिर 220 से कम वोल्टेज पे लगा दें तब क्या होगा? अगर आप मान लो इसको 100 वोल्ट पे लगा दो, तब ये 100 वाट कंज्यूम करेगा? नहीं, तब 100 वाट कंज्यूम नहीं करेगा, तब उससे कम पावर कंज्यूम करेगा। 220 से ज्यादा वोल्टेज पे लगा दो तो क्या होगा? या तो ये जल जाएगा, मैक्सिमम केसेस में ये जल जाएगा। लेकिन अगर मान लो फिर भी थोड़ी देर के लिए विथस्टैंड कर गया, तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट से ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा अगर 220 से ज्यादा वोल्टेज पे लगा दोगे। तो कितनी पावर कंज्यूम करता है वो डिफरेंट है, और कितनी उसकी रेटिंग है वो डिफरेंट है। जो पावर रेटिंग है वो पावर कंज्यूम्ड के बराबर होती है उस केस में जब आप अप्लाइड वोल्टेज को जितनी उसकी रेटिंग है उतना ही रखते हो। व्हेन वी अप्लाइड इज इक्वल टू वी रेटिंग। ठीक है, अगर आपने वी अप्लाइड वी रेटिंग से कम रखा तो कम पावर कंज्यूम करेगा। अगर आपने वी अप्लाइड वी रेटिंग से ज्यादा रखा तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो दिस इज कॉल्ड पावर रेटिंग। पावर रेटिंग के साथ साथ ही जो नीचे वाली रीडिंग है उसको वोल्टेज रेटिंग बोलते हैं। ये वोल्टेज की रेटिंग है, कितनी वोल्टेज पे इसको लगाना है, ये पावर रेटिंग है। डिवाइस के साथ गिवन होती हैं ये चीजें। और इसके साथ साथ करंट रेटिंग भी होती है। करंट रेटिंग होता है द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी विथस्टैंड बाय दिस डिवाइस, कि मैक्सिमम करंट ये कितना विथस्टैंड कर सकता है। म्यूट ऑल, डोंट स्पीक। करंट रेटिंग होती है द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी विथस्टैंड बाय दिस डिवाइस। ठीक है, तो करंट रेटिंग अगर आपने फाइंड करनी है, पावर और वोल्टेज रेटिंग दोनों आपके पास हैं, तो आप P इज इक्वल टू वी आई यूज कर सकते हैं, और I वहां से P बाई वी करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल बी द करंट रेटिंग। इट विल बी 10/22 एम्पेयर इन दिस केस। तो ये जो चीजें होती हैं दे आर गिवन विद द डिवाइस, गिवन विद द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस कुछ भी हो सकता है, हीटर हो सकता है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रिक आयरन हो सकता है। हर किसी की पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग ज्यादातर गिवन होती है। अब कई बार हमें क्या जरूरी होता है कि हमें कैसे रेजिस्टेंस निकालनी है, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। अगर आपको बल्ब दे दिया जाए, उसकी आपने रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है? फ्रॉम द रेटिंग वैल्यूज। जो भी रेटिंग दी गई है वहां से आपने रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है। तो बहुत आसान है। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये लगता है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, क्योंकि हमें पता है पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस या पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास। तो अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वी स्क्वायर बाय पी। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें वी आर और पी आर ये डिवाइस के साथ गिवन होते हैं। तो जैसे मान लो इस केस में अगर आपने रेजिस्टेंस निकालनी है इस बल्ब की, तो आप क्या करोगे? 220 का स्क्वायर कर दोगे डिवाइडेड बाय पावर 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 48400 डिवाइड बाय 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो 484 ओम, ये इस बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई। तो इस तरह से आप किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आपको वोल्टेज और करंट दे दिया जाए बच्चों, तब आप निकालना चाहो रेजिस्टेंस, तब कैसे निकालोगे? लेट अस सपोज आपको पता है इतनी वोल्टेज पे चलता है और इतना करंट है, तब आप रेजिस्टेंस सिंपली V इज इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हो। जस्ट आपको पता है वोल्टेज रेटिंग इतनी है जी, करंट रेटिंग इतनी है, दोनों को डिवाइड करो, वहां से भी रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये रेजिस्टेंस ही है जो डिसाइड करती है कितना करंट होगा। अगर आपने उसको 220 वोल्ट पे लगाया तो उसकी रेजिस्टेंस नहीं डिसाइड करना है ना कि उसमें से कितना करंट निकलेगा, तो वहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो रेजिस्टेंस ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम दीज टू वैल्यूज, और रेजिस्टेंस को आप वोल्टेज और पावर की वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी बल्ब के लिए। इस चीज को समझना है। नाउ लेट अस सपोज ये जो 100 वाट का बल्ब है, इसको मैंने 220 की बजाय 100 वोल्ट पे लगा दिया, तो क्या होगा? लेट अस सी कि कितनी पावर ये कंज्यूम करता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि पावर कंज्यूम कैसे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, देखो लेट अस सपोज आई हैव गिवन
विद ए बल्ब जिसकी वोल्टेज है 200 वोल्ट पे ये चलता है और इसकी जो पावर है दैट इज 100 वॉट। ठीक है, तो दिस इज गिवन। अगर इसकी पावर रेटिंग लिखे दैट इज 100 वॉट, वोल्टेज रेटिंग लिखे 200 वोल्ट। ठीक है, नाउ लेट अस अप्लाई 100 वोल्ट्स। ठीक है, इसकी जगह लेट अस सपोज मेरे पास 100 वोल्ट की बैटरी है, 200 वोल्ट पे चलता है लेकिन मेरे पास बैटरी ही नहीं है बड़ी वाली, मेरे पास छोटी बैटरी है, वो छोटी बैटरी है 100 वोल्ट की, इसको मैंने जोड़ दिया, 200 वोल्ट पे चलना था, आधी वोल्टेज दे रहा हूं, तब पावर कंज्यूम कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहला स्टेप फाइंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, इट विल बी 400 ohms। ठीक है, तो ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई। अब रेजिस्टेंस आपको पता लग गई, वोल्टेज आपको पता है, करंट आप निकालना चाहते हैं सर्किट में से करंट निकाल लेंगे, तो करंट इज V बाय R। ये V कौन सा होता है, जब भी करंट निकालना है ना तो अप्लाइड वोल्टेज होती है, ध्यान रखना, ये रेटिंग वाली वोल्टेज वाला करंट नहीं है, ये वो करंट है जो सर्किट में अभी फ्लो कर रहा है जब मैंने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो V अप्लाइड बाय R, तो 100 डिवाइडेड बाय 400, तो ये तो आ गया 1/4 एम्पेयर। तो इस केस में सर्किट में इतना करंट चल रहा है 1/4 एम्पेयर। नाउ व्हाट इज पावर, अगर इतना करंट है तो व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड, नाउ व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड, इट इज I स्क्वायर R। तो ये सिंपल फॉर्मूला, करंट मेरे पास है I का स्क्वायर 1/16 इंटू R, व्हाट इज R 400। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी करंट सही निकाला ना मैंने, 200 ओम रेजिस्टेंस, 400 ओम रेजिस्टेंस थी ना इसकी, हाँ बिल्कुल सही है। चलो तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 वॉट। ठीक है, 25 वॉट। आप इसको सॉल्व करके देख ले, 400 को 16 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। तो देखो 100 वॉट का बल्ब था 100 वॉट का, लेकिन जब आपने उसको 100 वोल्ट पे अप्लाई किया, उसके साथ कनेक्ट किया, तो ये आपको 25 वॉट पावर दे रहा है। मतलब जितनी इसकी लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होनी थी अगर आप 200 पे लगाते, उसका चौथा हिस्सा, ये जो पावर कंज्यूम्ड होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट गिवन बाय द बल्ब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस, एक ही बात है, जो मर्जी बोलो। तो इस केस में जो ब्राइटनेस होगी बल्ब की वो 1/4 होगी ना, 100 वॉट की जगह 25 वॉट कंज्यूम कर रहा है, तो 1/4 हो जाएगी जो उसकी एक्चुअल ब्राइटनेस है बल्ब की, तो ये डिम होगा बल्ब, इस तरह से होता है। अगर ये बल्ब ना होता, मोटर होती, इलेक्ट्रिक मोटर होती, तो क्या होता, तो जो उसकी रोटेशन की स्पीड एक्चुअल वाली है उतनी स्पीड से नहीं घूमेगा, ये कम स्पीड से घूमेगा। और ये चीज आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं, आजकल घरों में जैसे गर्मी के कारण बहुत सारे एसी लगे हुए हैं, तो वोल्टेज कई बार कम आती है, लेकिन जो हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस है ना वो सारे 220 वोल्ट पे चलते हैं, बट 220 वोल्ट आता नहीं घरों पे, प्रॉपर 200 वोल्ट आ रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि एसी की हवा कम आ रही है, कूलर की हवा कम आ रही है, पंखा धीरे धीरे घूम रहा है, बल्ब की लाइट डिम है, ये सब चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि जो पावर कंज्यूम है वो कम है और जो पावर रेटिंग है वो ज्यादा है। पूरी फुल वोल्टेज लगाओगे तभी पावर जो है पूरी कंज्यूम करेगा। फुल वोल्टेज अप्लाई करने के लिए फिर हमारे पास ये कुछ डिवाइसेस होते हैं, स्टेबलाइजर, जैसे कि फ्रिज के साथ स्टेबलाइजर लगा लेते हैं, रेफ्रिजरेटर के साथ, एसी के साथ स्टेबलाइजर लगा होता है ताकि अगर वोल्टेज कम आए तो वो वोल्टेज को बढ़ा दे। वो स्टेबलाइजर कैसे काम करता है यूनिट नंबर 4 में करेंगे। यूनिट नंबर 4 जब हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तब हम स्टेबलाइजर के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग का कॉन्सेप्ट है, पावर कंज्यूम्ड का कॉन्सेप्ट है। अभी हमने देखना है कि अगर सीरीज में हम दो बल्ब लगा दें तो कौन कितनी पावर कंज्यूम करता है, ज्यादा कौन सा ग्लो करेगा, ये हमें देखना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सी। इसमें मेरे पास दो बल्ब हैं, एक ये वाला बल्ब है और एक और है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया और वोल्टेज लगा दी हमने इनके अक्रॉस 100 वोल्ट। और एक्चुअल में ये जो बल्ब थे ये इसको 200 वोल्ट इसको चाहिए और ये 100 वॉट का है, इसको भी 200 वोल्ट पूरा चाहिए और ये 200 वॉट का है, लेकिन हमने तो दोनों को सीरीज में भी जोड़ दिया और ऊपर से 100 वोल्ट लगा दिया। तो अभी हमें देखना है व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब।
हर एक बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये हमें देखना है। दूसरा हमें देखना है कि विच इज ब्राइटर, ज्यादा ब्राइट कौन सा होगा। ठीक है, इन दोनों में से 100 वॉट वाला ब्राइट होगा या 200 वॉट वाला होगा। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा स्टेप 1 वो होता है कि हम इन दोनों की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालें। तो R1 इज V स्क्वायर बाय P1, V1 स्क्वायर बाय P1, ये रेटिंग वाली वैल्यूज हैं। जब भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है रेटिंग वाली वैल्यूज, तो 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इट विल गिव यू 400 ओम। ऐसे ही दूसरी बल्ब की रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 200 इट विल गिव यू 200 ओम। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस आ गई। अब इन दोनों की जो नेट रेजिस्टेंस आएगी आर नेट, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो दैट विल बी R1 प्लस R2, इट इज 600 ओम। अब यहां पर इतनी रेजिस्टेंस है बच्चों, और करंट कौन डिसाइड करेगा? करंट डिसाइड करेगी वोल्टेज और आर नेट। करंट को तो बस ये पता है कि नेट रेजिस्टेंस कितनी है और वोल्टेज कितनी है, बस करंट को और कुछ नहीं पता। तो करंट देख लेते हैं सर्किट में, विच इज V बाय आर नेट। करंट कैलकुलेट करना है अप्लाइड वाली वोल्टेज, बार बार बता रहा हूं। तो अप्लाइड वाली वोल्टेज 100 डिवाइड बाय 600, ये कटा 1/6 एम्पियर। तो इस केस में सर्किट में जो करंट है वो 1/6 एम्पियर है। अभी हमें देखना है पावर कितनी कंज्यूम हो रही है टोटल। तो फॉर्मूला है I स्क्वायर आर नेट। जब I स्क्वायर आर नेट करेंगे तो टोटल पावर कंज्यूम आएगा, वो भी निकाल लेते हैं। टोटल पावर हो जाएगा 1/36 इंटू आर नेट विच इज 600, तो ये कटा 6 पे, एंड आंसर इज 100/6 वॉट। दिस इज टोटल। जब आपने टोटल पावर कंज्यूम करनी है तब उस कंज्यूम कैलकुलेट करनी है, जब आपने टोटल पावर कंज्यूम कैलकुलेट करनी है उस केस में बच्चों हमें आर नेट लेना है। ठीक है, तो टोटल पावर कंज्यूम इज दिस। अब देखते हैं इंडिविजुअल पावर कंज्यूम कितनी है। अगर हम P1 देखें, पहले बल्ब की, फर्स्ट बल्ब की P1, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा I स्क्वायर R1। ठीक है, अलग अलग बल्ब्स है ना दोनों, तो दोनों बल्ब्स का क्रॉस अलग अलग पावर कैलकुलेट करनी है। अभी अगर मान लो आपने P1 कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट बल्ब की जो पावर कंज्यूम्ड है, उसके लिए लगेगा I स्क्वायर R1। तो I इज अगेन 1/6, उसका स्क्वायर 1/36 इंटू R1। R1 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस विच इज 400, तो ये बन गया 200 डिवाइडेड बाय 18, और भी कटेगा 100/9। ठीक है, तो 100/9 वॉट ऐसे लिख देते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट बल्ब की पावर कंज्यूम। सेकंड की P2 I स्क्वायर R2 अगेन 1/36 इंटू 200, तो ये बन गया 100/18, 100/18 और कटेगा 50/9 वॉट। ठीक है, टोटल पावर अगर यहां से निकालने तो दैट इज P1 प्लस P2, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 150 डिवाइड बाय 9 वॉट। इसको काटते हैं 3 पे, तो ये बनेगा 50/3 वॉट, है ना। 50/3 वॉट आ गया, ये 3 पे कटेगा ऊपर नीचे। यहां भी देखो ये जो टोटल पावर कंज्यूम थी ये 2 पे काटो, 50/3 वॉट ही आ रहा है। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो I स्क्वायर आर नेट करके, चाहे आप पावर्स को ऐसे ऐड कर दो, योर टोटल पावर कंज्यूम विल बी सेम, जैसे मर्जी चल सकते हो। अब जो हमारा क्वेश्चन था पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब, तो जो बल्ब पहले वाला P1 की पावर कितनी थी 100 वॉट, वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है 100/9, और जो P2 है वो 200 वॉट का था, वो कंज्यूम कर रहा है 50/9। मतलब लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट। तो 100 वॉट वाला बल्ब कंज्यूम कर रहा है 100/9 वॉट, 200 वॉट वाला कंज्यूम कर रहा है 50/9 वॉट। ठीक है, तो ये कंज्यूम्ड है। अब देखो जिसकी पावर रेटिंग कम थी वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, 100/9 50/9 से डबल है ना, तो जिसकी पावर रेटिंग कम है वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है वो कम पावर कंज्यूम कर रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बड़ी है, इसकी रेजिस्टेंस छोटी है। रेजिस्टेंस और पावर दोनों एक दूसरे के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है द बल्ब विद लो पावर रेटिंग consumes
more power in series, hence it will be brighter. ये ज्यादा ब्राइट होगा एज कंपेयर टू अदर। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, सीरीज कनेक्शन में ऐसे करना है। बाकी जो पी नेट है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, वो P1 प्लस P2 ही आपने करना है, वो बुकिश चीजों पे मत जाओ। अलग अलग पावर कंज्यूम्ड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उन पावर्स को आप ऐड कर दो, ऐड करके आपके पास पी नेट आ जाएगा। पी नेट कैलकुलेट करना आपने तो आप ऐसे करेंगे, सर्किट में जो भी करंट है आई स्क्वायर इंटू आर नेट, ये ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपने इंडिविजुअल करनी है तो आप आई स्क्वायर आर वन प्लस आई स्क्वायर आर टू कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। चलिए, अभी सीरीज में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बल्ब फ्यूज कौन सा होगा, कब होगा, कैसे होगा, एक ये भी क्वेश्चन है। देखो इसको करते हैं। लेट अस सपोज दो बल्ब सीरीज में हमें मिल गए। एक है 60 वॉट का, 110 वोल्ट पे चलता है, दूसरा है 100 वॉट का, ये भी 110 वोल्ट पे चलता है। हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया और सीरीज में कनेक्ट करके हमने इसको लगा दिया 220 वोल्ट। और हमने इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करी है वो है 220 वोल्ट। ऐसे सीरीज में जोड़ के 220 वोल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और हमारे पास क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज विल फ्यूज, दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, पहले कौन सा फ्यूज होगा, या कोई फ्यूज होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना अभी। ओके, अब ये फ्यूज वाली चीज कैसे पता चलती है, बल्ब फ्यूज कब होता है। देखो ये हमारे पास बल्ब है, इस बल्ब की लेट अस सपोज 220 वोल्ट पे आपने इसको लगाना है और ये पावर 100 वॉट कंज्यूम करता है। आपने क्या किया, 220 से ज्यादा वोल्टेज लगा दी, 250 वोल्ट लगा दी इसके अक्रॉस। तो 250 वोल्ट लगाने से जो इसमें करंट आएगा, आई करंट, वो आई करंट जो इसकी अपनी करंट रेटिंग है, करंट रेटिंग होती है ना एक डिवाइस की, करंट रेटिंग होती है मैक्सिमम करंट दैट इट कैन विथस्टैंड। अगर उससे ज्यादा करंट इसमें से पास करेगा, इफ आई इज ग्रेटर देन करंट रेटिंग ऑफ दिस बल्ब, देन इट विल फ्यूज, इट विल फ्यूज। क्योंकि इसका जो फिलामेंट है, बल्ब का यहाँ एक फिलामेंट होता है, जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो उसमें हीट एनर्जी जनरेट होती है, आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग हीट एनर्जी जनरेट होती है। अगर इस फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा छोटा है इस हीट एनर्जी से, जो इसका टेम्परेचर बनेगा, अगर वो उसको विथस्टैंड नहीं कर सकता तो वो फिलामेंट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। उसको ब्रेक होने को फ्यूज होना बोलते हैं। तो इसको फ्यूज वाली कंडीशन को चेक करने का मतलब है, हमें चेक करना है कि जो करंट इसमें से हम पास करवा रहे हैं क्या वो करंट रेटिंग से बड़ा तो नहीं है। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें भी हमें सबसे पहले इस करंट को कैलकुलेट करना है, आई करंट को, और फिर हम देखेंगे कि भाई कैसे होगा। तो ये जो आई करंट है वो है अप्लाइड वोल्टेज विच इज 220 वोल्ट डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस है ना। तो अभी यही कर देंगे सॉल्व। तो पहले वाले की रेजिस्टेंस R1 इज V स्क्वायर बाय P1, ठीक है। V1 स्क्वायर इज 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 202 ओम आएगा। दूसरे की रेजिस्टेंस V2 स्क्वायर बाय P2 मीन्स 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो 1 to 1 आएगा, ठीक है, 1 to 1 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 202 प्लस 1 to 1 ओम, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं ना, इसको सॉल्व करोगे 0.68 एम्पियर। तो ये जो सर्किट में करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वो है 0.68 एम्पियर। अब हम देखते हैं दोनों की करंट रेटिंग कितनी है। तो करंट रेटिंग कैसे निकाली जाती है, बहुत आसान है। करंट रेटिंग को निकालने के लिए वी विल यूज P इज इक्वल टू VI, क्योंकि मुझे वोल्टेज और पावर दोनों गिवन है, करंट मुझे निकालना है। तो I इज P बाई V। पहले के लिए I1 इज P1 बाई V1, P1 बाई V1 मीन 60 बाय 110, 0.55 एम्पियर आ जाएगा। और दूसरे की जो करंट रेटिंग है वो है 100 डिवाइड बाय 110 इज इक्वल टू 0.91 एम्पियर। मीन्स ये वाला बल्ब जो है वो 0.91 एम्पियर तक विथस्टैंड कर सकता है।
ये वाला जो बल्ब है वो 0.55 एम्पेयर तक विथस्टैंड कर सकता है। तो लेकिन सर्किट में करंट तो है 0.68 एम्पेयर, तो ऑब्वियसली ये वाला जो बल्ब है उसका फिलामेंट इतने करंट को नहीं झेल पाएगा। इसका जो करंट है, सर्किट का जो करंट है आई, वो इसकी करंट रेटिंग 0.55 एम्पेयर से बढ़ा आ गया, तो ये वाला बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा। तो ये हमेशा ही होगा, हमेशा कौन सा बल्ब फ्यूज होने के चांसेस होते हैं, उसी के चांसेस होते हैं जिसकी करंट रेटिंग कम होती है, वही जल्दी फ्यूज होगा, सीधी सी बात है। तो ये वाला बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा। हाँ जी, तो इस केस में हमारे पास एक बल्ब है विच इज 50 वॉट 200 वोल्ट्स, और दूसरा बल्ब एक और है, ये भी है 200 वोल्ट पे चलने वाला, लेकिन इसकी जो वोल्टेज है, वॉट पावर, वो है 100 वॉट। हमने दोनों को लगा दिया ऐसे पैरेलल में, और पैरेलल में लगा के हमने जो बैटरी लगाई है यहाँ पे, अगर तो हम 200 वोल्ट ही लगा देंगे, सीधी सी बात है, 200 वोल्ट ही अगर आपने लगा दिया तो इसको भी पूरा 200 वोल्ट मिलेगा, इसको भी मिलेगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शंस हैं। अब दोनों को प्रॉपर वोल्टेज मिल रही जितनी उनको चाहिए, जो वोल्टेज रेटिंग है, तो उस केस में तो ये प्रॉपर पावर कंज्यूम करेंगे। ये 50 वॉट कंज्यूम करेगा, ये 100 वॉट करेगा, टोटल पावर कंज्यूम ऑफ द सर्किट विल बी 150 वॉट। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो 150 वॉट आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन लेट अस सपोज वी डू द एग्जांपल जिसमें हमने यहाँ 200 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट लगा दिया। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि कौन सा बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। स्टेप 1 हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस को। तो पहले बल्ब की रेजिस्टेंस R1 इज पावर का स्क्वायर 200 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, वोल्टेज का स्क्वायर, सॉरी वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर। ये इससे कटा, ये 8 पे गया, तो 800 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब। सेकंड के लिए 200 का स्क्वायर, ये वोल्टेज का स्क्वायर किया मैंने, डिवाइड बाय पावर 400 ओम। दोनों रेजिस्टेंसेस आ गई। आर इक्विवेलेंट इस केस में निकलेगी 800 इंटू 400 डिवाइड बाय 800 प्लस 400, 320000 डिवाइडेड बाय 1200। ये 2 zeros यहाँ पे कटी, ये चला जाएगा 16 पे, ये 6 पे जाएगा, 8 पे, 3 पे, तो 800 बाय 3 ओम। दिस इज आर इक्विवेलेंट। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द करंट इन सर्किट आई, तो आई इज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये यहां कट गए, 3/8 एम्पेयर। दिस इज द करंट इन सर्किट। नाउ व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट? टोटल पावर कंज्यूम्ड। टोटल पावर कंज्यूम्ड इज आई स्क्वायर 3/8 का स्क्वायर इंटू आर नेट। ओके, तो हाँ जी, तो 3/8 का स्क्वायर 9/64 इंटू आर नेट 800/3। ये कटा 3 पे, ये कटा 8 पे, तो इट इज 300/8। इट कैन रिटन एज 150/4 और 75/2 वॉट। ठीक है, तो दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। दोनों की जो पावर है, अकेले अकेले की निकालनी है। P1 इज V स्क्वायर बाय R1। सीधा ये फॉर्मूला लगा दो। करंट अलग अलग है नहीं ना मेरे पास, लेकिन वोल्टेज तो है ना। 100 का स्क्वायर, 100 वोल्ट दिया था ना आपने उसको, 100 का ये दूसरा मेथड है, देखना सेम आंसर आएगा। 100 का स्क्वायर बाय R1 मींस 800। तो ये हो गया, इसको हमने 800 से किया तो 100/8। एक ये पावर आ गई। दूसरी पावर P2 निकालते हैं, जगह खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, चलो। P2 इज 100 का स्क्वायर, वोल्टेज तो 100 ही मिल रही है ना, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय उसकी रेजिस्टेंस 400 है, तो इट इज 100/4, 100/4 वॉट। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा
अगेन 300/8, यू कैन सी 300/8, ठीक है। तो देखो फिर से ऐड करने से ही आंसर आ रहा है। तो इफ आई ऐड दीज टू, तो P टोटल इज अगेन 100/8 प्लस 100/4, इसका LCM आ गया 8, तो 100 प्लस 200 इट इज 300/8 वॉट। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड इस रास्ते से कैलकुलेट करनी आसान है। पैरेलल वाले कनेक्शन में रेजिस्टेंस तो आपको निकालनी पड़ेगी, ये स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इक्विवेलेंट निकालने की बजाय आप सीधा फर्स्ट बल्ब की पावर निकालना चाहते हो, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस। यहाँ अप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ पर भी दूसरे के केस में भी हमने अप्लाइड वोल्टेज को स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, फिर दोनों को ऐड करके टोटल पावर कंज्यूम आप बता सकते हो। चाहे ऐसे चलो, चाहे आप इसके बाद पहले कैलकुलेट कर लो आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आपके पास आ गया, ये मैं इसे चल रहा हूँ, ये इस तरफ आर इक्विवेलेंट आपके पास आ गया 800/3। इस आर इक्विवेलेंट को हमने फिर यूज किया टू फाइंड द करंट। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, करंट फाइंड किया, करंट हमारे पास इतना आ गया, फिर हमने टोटल पावर कंज्यूम्ड आई स्क्वायर आर नेट से निकाला, वो भी हमारे पास इतना ही आ रहा। तो इस तरह से हम पैरेलल कनेक्शन वाली चीजें सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो 10th क्लास में भी करवाई जाती हैं, लेकिन अभी थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ चीजों को, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपके पास इसके ऊपर बेस तो आप कर लो। CBSE लेवल तक बस यही है, सीरीज पैरेलल, सीरीज उसमें कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा। देखो ये जो पहले वाला बल्ब है 50 वॉट वाला, 50 वॉट वाले की रेजिस्टेंस 100 ओम थी। 100 ओम वाला जो बल्ब है वो 100/8 वॉट कंज्यूम कर रहा है, वो कम पावर कंज्यूम कर रहा है। जो दूसरा वाला था वो 100/4 वॉट कंज्यूम कर रहा है, वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें द बल्ब विथ मोर पावर रेटिंग विल बी ब्राइटर। चाहे कम वोल्टेज भी लगा दो तब भी, वैसे 200 लगाना चाहिए था प्रॉपर वोल्टेज कंजम्पशन के लिए, बट चाहे 100 वोल्ट भी आपने लगा दिया तब भी प्रॉब्लम नहीं है। द बल्ब विद मोर पावर रेटिंग विल बी ब्राइटर इन द पैरेलल कनेक्शन, याद रखना, इन द पैरेलल कनेक्शन। और ये तो हमारे घरों में ऐसा होता है। देखो हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं वो सब पैरेलल में जुड़े होते हैं। देखो बल्ब है आपके घर में लगा हुआ, ट्यूबलाइट है, फैन है, कूलर है, कंप्यूटर है, मोबाइल का चार्जर है, ये सब 220 वोल्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमारे घरों में आते ही 220 वोल्ट है। अब सबको सेम वोल्टेज मिल रही है, इसका मतलब सब पैरेलल में लगे हुए, सीधी सी बात है, सबको सेम 220 वोल्ट मिल रहा है, सब पैरेलल में लगे हुए। ओके, अब मान लो वोल्टेज डिम हो गई, 220 की जगह 200 आ गई, तो सबको ही 200 मिलेगी, सीधी सी बात है। फिर जो 100 वॉट वाला है वो अपने हिसाब से कम वोल्टेज लेके कंज्यूम करेगा, 200 वॉट वाला कम लेके अपने हिसाब से कंज्यूम करेगा। तो उस पैरेलल कनेक्शन में डायरेक्टली आप देख लो कि उसकी पावर रेटिंग कितनी है, जितनी पावर रेटिंग है उतनी ही पावर कंज्यूम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगी। तो इसमें ब्राइटर वही होगा जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा है, जिसकी पावर रेटिंग कम है वो कम ब्राइट होगा इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों इसको डिस्कस करते हैं कि इफेक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करनी है इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। देखो सीरीज में क्या था कि अगर आपके पास मान लो 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तीनों सीरीज में लगी हुई हैं लाइक दिस, और आपने इसको बैटरी से V वोल्टेज दे दी सर्किट को, ये V वोल्टेज अप्लाई कर दी हमने, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। तो सर्किट में जो करंट होगा I वो तीनों में से सेम जाएगा, ऐसे हमने बात करी, ठीक है। वोल्टेज जो है सबकी डिफरेंट होगी, V1, V2, V3। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो टोटल वोल्टेज होती है डिवाइड हो जाती है। तो इस केस में जब आपने इफेक्टिव पावर को कैलकुलेट करना है, जब आपने सर्किट के साथ कैलकुलेट करना है, तब कैसे करना है, तब आपने ये लिखना है कि एज यू नो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें पता है ना। और टोटल सर्किट में से जो करंट जा रहा है I वो सबके लिए सेम है। तो अगर हम इसको I स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि करंट सबके लिए सेम है, तो I स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये नेट है R नेट, और इधर भी आ जाएगा I स्क्वायर R1 प्लस I स्क्वायर R2 प्लस I स्क्वायर R3। तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो ये नेट पावर कंज्यूम्ड है
एंड दिस इज द पावर ऑफ फर्स्ट अप्लायंस, पावर ऑफ सेकंड प्लस पावर ऑफ थर्ड। ये पावर कंज्यूम्ड की बात हो रही है, ठीक है। जो नोट्स में एक चीज है वो पावर रेटिंग है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सीरीज में पावर कंज्यूम्ड जब आपने कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव पावर कंज्यूम्ड by the total network of resistances is equal to the sum of the powers consumed by the individual resistance। पैरेलल में भी ऐसा ही आएगा रिजल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तीनों को वोल्टेज सेम मिलेगी। वी हैव थ्री डिफरेंट रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, और हमने यहां पर बैटरी से V वोल्टेज जो है पूरे सर्किट को दे दी। अब इस केस में जो हमने V वोल्टेज अप्लाई करी है वो सबको सेम मिलेगी, इसको भी V, इसको भी V, क्योंकि ये सारे पैरेलल में हैं। और जो पूरे सर्किट की पावर कंज्यूम्ड होगी इस केस में, उसको हम लिख सकते हैं, अभी यहां पर आप यूज करेंगे कि भाई वोल्टेज सबकी सेम है, इसलिए वोल्टेज को हम सेम रख सकते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करें तो फॉर दिस नेटवर्क वी हैव 1 बाय Rp इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, है ना। तो रेजिस्टेंसेस की ये रिलेशन हमारे पास है। अब वोल्टेज सबको सेम मिल रही है, इसको भी V, इसको भी V, इसको भी V। करंट सेम नहीं है, इसीलिए हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज के स्क्वायर से। V स्क्वायर बाय R1 प्लस V स्क्वायर बाय R2 प्लस V स्क्वायर बाय R3। तो दिस इज नेट पावर कंज्यूम्ड, P नेट, एंड दिस इज सम ऑफ ऑल द पावर्स। ये थ्योरेटिकली अगर हमने प्रूव करना है, पावर कंज्यूम्ड की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से कैलकुलेट करनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको करंट चाहिए होता है हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। करंट I स्क्वायर R से आप इंडिविजुअल पावर निकाल सकते हैं सबकी, सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सबके अक्रॉस बराबर है, तो उस वोल्टेज से आप सबकी पावर निकाल लो, V स्क्वायर बाय R1 इसकी, V स्क्वायर बाय R2 इसकी, V स्क्वायर बाय R3 इसकी, और सबको ऐड कर दो तो नेट पावर आ जाएगी, वो भी सम के बराबर आएगी। लेकिन अगर पावर रेटिंग का क्वेश्चन आ जाए फिर ये रिजल्ट वैलिड नहीं है, ये रिजल्ट पावर कंज्यूम्ड के लिए है। हम सर्किट की बात कर रहे हैं, बैटरी लगाई है, तो कल हम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, दैट वाज फॉर पावर कंज्यूम्ड। पावर रेटिंग के लिए क्या होगा इस केस में, सीरीज के केस में, वो समझना ध्यान से। तो इफेक्टिव पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास तीन डिवाइसेस हैं, फर्स्ट डिवाइस, सेकेंड, थर्ड। इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। इसकी पावर P1, इसके क्रॉस वोल्टेज V, ये रेटिंग्स हैं अभी। P2 पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग इसकी भी V, वोल्टेज रेटिंग सेम लेके चल रहे हैं, इसमें ध्यान रखना। P3 वोल्टेज रेटिंग सेम, इन तीनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है। मतलब एक जो रेजिस्टेंस है उसकी पावर P1 है, वोल्टेज V1 थी, दूसरी जो थी पावर P2 वोल्टेज V, तीसरी जो थी पावर रेटिंग P3, और ये V। हमने ये देखा कि इन सब की इंडिविजुअल पावर जो है P1, P2, P3 है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इनको सीरीज में लगा दें, और सीरीज में लगाने के बाद जो हमने वोल्टेज अप्लाई करनी है वो हमने कुछ इस तरह से अप्लाई करनी है इस केस में कि सबको उतनी ही वोल्टेज मिले जो इनकी वोल्टेज रेटिंग है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो सीरीज में कनेक्ट करके जो इफेक्टिव पावर रेटिंग आएगी वो कितनी आएगी, वो हमें फाइंड करना है। तो इस केस में बच्चों हमने सीरीज रेजिस्टेंसेस का जो फॉर्मूला है वो तो यूज करेंगे ही हम। हमें पता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें पता है कि इनकी जो रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो इसके बराबर आएगी। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम इन सबको वोल्टेज उतनी ही लगाने वाले हैं जो इनकी वोल्टेज रेटिंग है। सीरीज में लगने के बाद भी इनको वही वोल्टेज मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम इफेक्टिव पावर रेटिंग निकालना चाहते हैं, इफेक्टिव पावर कंज्यूम नहीं निकालना चाहते। तो हम अभी यहां पर एक लाइन लिखेंगे, इफ आफ्टर कनेक्टिंग इन सीरीज वोल्टेज across each of them
इज इक्वल टू वी। वी क्या है? वोल्टेज रेटिंग उनकी, ठीक है। देन वी कैन हैव R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P नेट। दिस इज V स्क्वायर बाय P1 प्लस V स्क्वायर बाय P2 प्लस V स्क्वायर बाय P3। यहाँ पर जो V है वो अप्लाइड वोल्टेज है, सबको सेम दे रहे हैं जितनी उसको चाहिए, कम वोल्टेज नहीं दे रहे। अगर हम यहाँ बैटरी लगा दें एक सिंपल V वोल्टेज की तो सबको V नहीं मिलेगा, वो होती है पावर कंज्यूम। हम पावर रेटिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हम इस डिवाइस को जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी ही लगा दें, प्रॉपर सीरीज में कनेक्ट करने के बाद भी प्रॉपर वोल्टेज मिल रही है। कैसे मिलेगी? लेट अस सपोज अगर वी चाहिए, इन सब की रेजिस्टेंस भी इक्वल मान लो, आप 3V लगाओगे तो सबको वी मिलेगा, उस केस की बात हो रही है। तो उस केस में फिर ये V वाले जो फैक्टर्स हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे एंड नेट पावर रेटिंग इज 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। अब ये फॉर्मूला कहां यूज करना है और पिछले वाला कहां यूज करना है? पिछले वाला कंज्यूम है, ये रेटिंग है। इसको कैसे क्वेश्चन आएगा? इसके लिए एग्जांपल आएगी ऐसे कि भाई हमारे पास 3 बल्ब हैं। एक बल्ब है लेट अस सपोज 100 वॉट का और वो 200 वोल्ट पे चलता है। एक और बल्ब है वो है 50 वॉट का, वो भी 200 वोल्ट पे चलता है। और एक और बल्ब है वो है 200 वॉट का और वो भी 200 वोल्ट पे चलता है। ये इनकी वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग है। अगर हम इन सब को सीरीज में जोड़ दें और सबको 200 वोल्ट मिले, इन दैट केस व्हाट विल बी द इफेक्टिव पावर रेटिंग ऑफ दिस सर्किट? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर हम इन तीनों को सीरीज में जोड़ दें और सबको इक्वल वोल्टेज मिले, जितनी उसकी वोल्टेज रेटिंग है उतनी अप्लाई करें हम, तब क्या होगी इफेक्टिव पावर रेटिंग? कंज्यूम नहीं, पावर रेटिंग क्या होगी? तो पावर रेटिंग होगी 1/P नेट इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/50। तो इन सबको आप जब सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट इफेक्टिव पावर रेटिंग ऑफ दीज 3 डिवाइसेस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सबको वोल्टेज उतनी ही देनी है जितनी उसकी वोल्टेज रेटिंग है। तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है थोड़ा सा, जब रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है। और जो लास्ट हमने किया था वो पावर कंज्यूम है। पावर कंज्यूम हमेशा सारी पावर्स का सम होता है। चलिए नेक्स्ट अभी हम करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हम सेल की बात करने वाले हैं अभी। हमने ये देखना है कि अगर मेरे पास एक सेल है जिसकी ईएमएफ एक्साई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है ना। सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगी ही, हमेशा होती है उसके साथ। अगर ये मुझे गिवन है तो ये वाला सेल किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये कोई डिवाइस हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगा? क्या कंडीशन है कि ये जो सेल है इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे, उसकी हमें कंडीशन फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है। तो यहां मान लेते हैं सर्किट में I करंट है एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और ये एक जनरल थ्योरम है, किसी भी सर्किट के लिए वैलिड होगी, सिर्फ इस सर्किट के लिए नहीं। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर P max। कि मैक्सिमम पावर के लिए ये R इसके बराबर होना चाहिए या छोटा या बड़ा या हाफ, कितना होना चाहिए कि उसमें से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो ये हमारे पास सर्किट है। अगर इस सर्किट में करंट लिखना चाहते हैं तो करंट का फॉर्मूला टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, वेरी वेरी सिंपल। पावर लिखना चाहते हैं तो पावर थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसकी पावर अभी चाहिए, I इसमें से करंट है तो I स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो दिस इज द पावर consumed by the external resistance capital R. So I will write power consumed by capital R. This is the formula. यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्साई का स्क्वायर हो गया,
R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर हो गया और एक कैपिटल R साथ में आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता चल रहा है कि ये पावर जो है ये कैपिटल R के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो सेल आपको दे दिया गया, सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस इकट्ठे ही चलते हैं, आप किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग तो नहीं कर सकते, तो ये तो पूरा एक असेंबली है, ये आपको मिल गई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो, आप उसको उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो कि भाई आपको मैक्सिमम पावर मिले, तो इसको आप वेरी कर सकते हो। तो हेयर P डिपेंड्स ऑन R एंड फॉर P टू बी मैक्सिमम व्हाट शुड बी देयर, फॉर P टू बी मैक्सिमम, अगर ये मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव dP by dr विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R, जिसको हम वेरी कर सकते हैं, शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0, तो दैट थिंग कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम आएगी यहाँ पे, वो हमें कैसे पता चला, हम यहाँ पर कैपिटल R को 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, वैल्यू 0 आती है, इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, वैल्यू इन्फिनिटी आती है, तो उसके बीच में नहीं, वैल्यू फिर से 0 आती है, सॉरी, जब आप कैपिटल R को यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू 0 आएगी, करके देख लेते हैं। ये देखिए P मैंने साइड पे रखा, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट एक्साई स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, R ये है आपके सामने, नीचे से हम R कॉमन ले लेते हैं, R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर, एक R ये कैंसिल हो गया। तो व्हेन R अप्रोचेस टू 0, जब हम इस फंक्शन को स्टडी करेंगे यू विल सी कि आपके पास आंसर 0 आ रहा है, और जब R अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तब भी आंसर 0 आएगा, तो दिस विल गिव यू द मैक्सिमम पावर। यहाँ पे आ जाओ वापस, डिफरेंशिएट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R, कैसे करेंगे, एक्साई स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, हमारे पास जो फैक्टर है मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये न्यूमरेटर है इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर जब करेंगे, पहले से स्क्वायर है, एक और स्क्वायर करेंगे, पावर 4 हो गई, फिर ये एज इट इज ऊपर चला जाता है, R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ऊपर वाला जो भी है उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 आएगा, ये डिनोमिनेटर था। अब माइनस जो भी न्यूमरेटर है उसको ऐसे ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, तो उसके लिए 2 आगे आएगा और R कैपिटल R प्लस स्मॉल r आएगा, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बनेगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर सारा 0 हो गया, इधर जाके एक्साई स्क्वायर 0 हो गया, बाकी जो बचा उसमें से भी R प्लस स्मॉल r, देखो ध्यान से देखो, यहाँ स्क्वायर है R प्लस स्मॉल r का, यहाँ अकेली पावर 1 है, तो मैंने वो कॉमन ले लिया, अंदर बचा R प्लस स्मॉल r माइनस 2R, ये बचा, बाकी सारे फैक्टर 0 हो गए, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया R माइनस कैपिटल R, है ना, ये R है, ये माइनस 2R है, तो माइनस R बचा, इक्वल टू 0, तो इट गिव्स यू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो दिस इज द कंडीशन, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R मींस जब हम यहाँ पर स्मॉल r को कैपिटल R पुट कर देंगे तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, तो वो P मैक्स किसके बराबर होगा, वो P मैक्स होगा एक्साई स्क्वायर कैपिटल R अपॉन 2R का होल स्क्वायर विच इज 4R स्क्वायर, तो ये कटा यहाँ पे, तो आंसर इज एक्साई स्क्वायर बाय 4R। तो दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफेरेड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, और वो तब होगा व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दिस इज P मैक्स। अगर इसका ग्राफ बनाने की बात करें तो इसका ग्राफ आपको बता देते हैं कैसा होगा, यहां बनाते हैं छोटा सा ग्राफ, देखो, तो P वर्सेस कैपिटल R, इस तरह से ग्राफ जो है वेरी करेगा, पहले कम होती है, लो पावर होती है, अगर हम R की वैल्यू छोटी ले लें तब भी पावर जो है कम होगी, ये ऊपर वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, अगर हम R की वैल्यूज बड़ी ले लें तब भी पावर कम होगी, ये नीचे वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, लेकिन इन बिटवीन देयर इज कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r corresponding to which the power is maximum। तो ये ग्राफ है, तो ये पावर कब मैक्सिमम होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो, अगर ये बराबर होगा तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा सेल। एक क्वेश्चन करते हैं और फिर एफिशिएंसी की बात करते हैं, देखो ध्यान से, एक सिंपल एग्जांपल करते हैं। ये मेरे पास एक सर्किट है, ये यहां सेल लगा हुआ है ऐसे, और एक यहां पे रेजिस्टेंस है,
लाइक दिस इज द सर्किट, ये रेजिस्टेंसेस दोनों है R R, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये भी R है, ठीक है, और ये वेरिएबल है, इसको हम वेरी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू है स्मॉल r, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r फॉर विच पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू P max, ठीक है। ओके, तो इसको हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r को, और बाकी सारी एक्सटर्नल बन गई हमारी। एक्सटर्नल कितनी है, ये R और R पैरेलल में लगे हुए हैं तो R/2, और ये R/2 इसके साथ सीरीज में तो 3R/2, मींस इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस जो बन रही है दैट इज 3R/2, और ये स्मॉल r हमें फाइंड करना है कि कितना हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, तो ये एक्सटर्नल है ये इंटरनल है, तो यहां पर फॉर P max small r should be is equal to external resistance which is capital 3R/2, 3/2 into capital R। तो ये हमारे पास आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पर इसको वेरिएबल बोला गया हो और पूछा गया हो कि ये किसके बराबर होगी, तो एक्सटर्नल के बराबर कर दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पावर आएगी। अब एक पैरामीटर होता है हमारे पास एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी ऑफ ए सेल, एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, लेट अस राइट, चलिए लिख ले। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, माइलेज, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। लेट अस राइट एफिशिएंसी ऑफ ए सेल और बैटरी, क्या फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी में क्या होता है बेसिकली ना, सेल क्या करता है, सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो केमिकल एनर्जी है वो हमें जो मिलती है पावर की फॉर्म में, अगर हम उसको लिखना चाहें, सेल की जो पावर कंज्यूम है या जो पावर डिलीवर्ड है सॉरी सेल की, दैट इज एक्साई टाइम्स आई, है ना। दिस इज द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल, पावर गिवन बाय द सेल टू द एक्सटर्नल सर्किट। ये कब होगा, जब एक सेल के पॉजिटिव में से करंट बाहर आता है, उसकी ईएमएफ एक्साई है, तो ये पावर वो डिलीवर करता है सर्किट को। बट सर्किट को क्या मिलता है, उसकी ईएमएफ जो केमिकल एनर्जी से बन रही है वो इतनी पावर डिलीवर कर रही है, बट सर्किट को क्या मिलता है, सर्किट को V इंटू वाई मिलता है। V इंटू वाई क्यों मिलता है, क्योंकि इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है स्मॉल r, और ये दोनों मिलके जो भी एक्सटर्नल है हमारे पास, जैसे मान लो कैपिटल R है, उस कैपिटल R को अक्रॉस जो वोल्टेज देते हैं दैट इज कैपिटल V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इन द क्लोज्ड सर्किट, और व्हेन देयर इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल तब कैपिटल V आ जाता है। तो मींस ये हमारे पास इनपुट पावर होती है सेल की, इनपुट पावर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ केमिकल एनर्जी, इनपुट पावर उसको बोलेंगे केमिकल एनर्जी किस रेट पर कंज्यूम हो रही है, और जो आउटपुट पावर है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी V इंटू आई है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये आउटपुट पावर है। बाकी जितनी भी रिलेशंस हमारी हैं वो सब वैलिड हैं। अगर आप यहां पर कैपिटल V को एक्साई माइनस आई टाइम स्मॉल r पुट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारी रिलेशंस वैलिड है। तो एफिशिएंसी जो होती है दैट इज आउटपुट पावर, हमेशा किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी अपॉन इनपुट पावर। कोई इंजन है, फॉर एग्जांपल एक्टिवा का इंजन है, तो इनपुट पावर कहां से, फ्यूल का कंजम्पशन रेट है जो आप फ्यूल डाल रहे हो, और आउटपुट पावर है कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, उतना डिस्टेंस को हम फोर्स इनटू वेलोसिटी करके देख लें, ये पावर का एक मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला है, या रेट ऑफ डूइंग वर्क से निकाल ले तो वहां मैकेनिकल पावर आ जाएगी। तो वहां पर हमारे पास फ्यूल की कंजम्पशन की पावर मैकेनिकल पावर जो है उसमें कन्वर्ट हो रही है। इस केस में हमारे पास आउटपुट पावर कैपिटल V आई है और इनपुट पावर एक्साई टाइम्स आई है। तो ये फॉर्मूला मेरे पास बना, इसको हम यहाँ पे काट देंगे तो नीटा का फॉर्मूला बन गया V बाय एक्साई। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप सारे एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, तो V को ऐसे ही रहने देते हैं और एक्साई को पुट कर देते हैं V प्लस आई टाइम स्मॉल r। वी कैन डू दिस, हमें पता है क्योंकि हमारे पास रिलेशन होती है V इज इक्वल टू एक्साई माइनस आई r। ये मैंने पुट कर दिया। अब यहां पर
जो ऊपर वाला V है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस कैपिटल R, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं और यहां पर भी लिख सकते हैं I टाइम्स R और यहां I टाइम्स स्मॉल r। तो I कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, नीटा आ जाएगा कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए सेल, जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर ऐसे डिपेंड करती है। अब ये एफिशिएंसी जो है, आप देखिए ऊपर वाला फैक्टर हमेशा छोटा रहेगा, नीचे वाला फैक्टर बड़ा रहेगा, तो नीटा इज ऑलवेज लेस देन 1 और इट इज ऑलवेज लेस देन 100%। 100% से कम होती है हमेशा एफिशिएंसी। अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की भी बात करो, फॉर पी मैक्स, मान लो सेल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है, तब भी हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर होगा, यही कंडीशन है ना। तो यहां पुट करके देखो एफिशिएंसी कितनी आती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर, ये बन जाएगा 2R, तो R से R कैंसिल 1/2। देन ऑल्सो द एफिशिएंसी इज 50% ओनली, है ना। तो 50% एफिशिएंसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। अदरवाइज जो मैक्सिमम पावर अदरवाइज जो एफिशिएंसी है वो इस एक्सप्रेशन से निकलेगी। उस केस में जो R अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, उस हिसाब से आपके पास एफिशिएंसी निकल आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं कि 50% ही आएगी, एफिशिएंसी हो सकता है कि 50% से ज्यादा आ जाए, 75% आ जाए, 80% आ जाए, लेकिन उस केस में पावर ट्रांसफर मैक्सिमम नहीं है। तो एफिशिएंसी का पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन ऐसा नहीं है कि अगर पावर मैक्सिमम है तो एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होगी, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है इन वैल्यूज पे, ठीक है। एफिशिएंसी इन वैल्यूज से आपने कैलकुलेट करनी है और जो पावर ट्रांसफर है उसके लिए आपने इसको यूज करना है। पावर का फॉर्मूला हमने लिखा था I², या इन टर्म्स ऑफ एक्साई लिख लेते हैं, दैट वाज एक्साई² कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर ट्रांसफर बाय ए सेल with when we assume the internal resistance also in that case, और ये है efficiency of a cell। अच्छा चलो एक चीज और आपको बताते हैं, एक नोट लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखो इनपुट पावर अगर हम लिखें, इनपुट पावर ऑफ सेल, तो दैट इज एक्साई टाइम्स आई, ठीक है, वो एक्साई टाइम्स आई होता है। एक्साई को यहां पुट कर देते हैं V प्लस आई इंटू स्मॉल r टाइम्स आई। जैसे मैंने कहा आपको कि हम इसको पुट कर सकते हैं ना, तो ये बन गया V टाइम्स आई प्लस I² टाइम्स स्मॉल r, दिस इज एक्साई आई, है ना। ओके, तो अगर ये होगी आउटपुट पावर, ये हो गई इनपुट पावर, मतलब जो सेल की केमिकल एनर्जी का रेट ऑफ कंजम्पशन है दैट इज इनपुट पावर। और ये क्या है, दिस इज पावर डिसिपेटेड अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। वेरी वेरी सिंपल। तो ये ऐसा होता है कि अगर आपने आउटपुट पावर कैलकुलेट करनी है तो इनपुट पावर माइनस पावर डिसिपेटेड अक्रॉस स्मॉल r कर दो। अगर आपके पास ये दोनों है, इन दोनों को ऐड करके टोटल इनपुट पावर निकाल लो। ये आप ऐसे इसके साथ खेल सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट पावर के लिए ये फॉर्मूला लगाना है EMF वाला, आउटपुट के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाला, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए I² टाइम्स स्मॉल r। तो ये सब मिलके टोटल पावर का हमारे पास फॉर्मूला बनता है। We have 24 cells of 1 ohm internal resistance each. How they can be
तो ये क्वेश्चन है कि वी हैव 24 सेल्स, हर किसी की रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। हमने उनको कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, ईएमएफ नहीं गिवन है, हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि वो एक 10 ओम की रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर डिलीवर कर पाए। तो जब इन सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर हो जाएगी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम के बराबर हो जाएगी, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो लेट अस डू दिस। देखो इस केस में ना हमें मिक्स ग्रुपिंग यूज करनी पड़ती है। मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए, मैक्सिमम करंट लेने के लिए मिक्स ग्रुपिंग हमें यूज करनी पड़ती है। तो हम मान लेते हैं कि वी हैव ए ग्रिड ऑफ सेल्स जिसमें n सेल्स जो हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, लाइक दिस, n सेल सीरीज में लगे हुए हैं, और इस तरह की हमारे पास m सच रोज हैं, m सच रोज। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में फिर क्या होगा कि जो एक्साई इक्विवेलेंट होगा, जो नेट ईएमएफ होगी, वो तो हमें पता है कि सिर्फ सीरीज वाली ऐड होनी है, पैरेलल में ईएमएफ जो है वो ऐड नहीं होती, सेम रहती है। तो n टाइम्स एक्साई, दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ। और अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज और पैरेलल दोनों हैं। एक रो की रेजिस्टेंस n टाइम्स r होगी, और वहां पर हमारे पास m सच रोज हैं। तो m सच रोज मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना होता है, रेजिस्टेंस को डिवाइड करना होता है m से, जितनी भी हैं। तो m हमने रोज मानी है तो m से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ वी हैव वन मोर इक्वेशन कि n टाइम्स m जो है, n टाइम्स m दैट इज 24, क्योंकि टोटल सेल्स हमें 24 गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर मैक्सिमम पावर, R should be equal to this R equivalent which is n times small r upon m। तो इसको 10 ले लेते हैं और यहाँ n आ गया, और स्मॉल r की वैल्यू भी मेरे पास है which is 1 डिवाइड बाई m। तो इक्वेशन आ गई n is equal to 10 times m। ये हमें पता लगी एक चीज। ठीक है, ओके। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। इसको 1 में पुट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 10 m square is equal to 24, m square is equal to 2.4, m will be under root 2.4 and it is 1.55। मीन्स हमें जो रोज चाहिए वो 1.55 चाहिए। ये तो इंटीजर नहीं आया, या तो 1 रो ले लेंगे या 2 ले सकते हैं, है ना। 1.55 रोज का कुछ मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। हम कंसिडर कर लेते हैं इफ m इज इक्वल टू 1, अगर m 1 है मतलब सिंगल रो है, तो क्या होगा, तो n 24 आ जाएगा। देखो यहाँ पुट करके देखो, m 1 है तो n 24 आ जाएगा। उस केस के कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आएगी, n 24 है तो वो आ जाएगी 24 टाइम्स एक्साई, दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ। और इस केस में R इक्विवेलेंट कितनी आएगी, यहाँ पुट करेंगे m और n दोनों, तो वो हमारे पास आ जाएगा 24 टाइम्स स्मॉल r विच इज 1 ओम, तो 24 ओम ये आ गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर देखो कितनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर आएगी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्साई स्क्वायर बाय r प्लस r। देखो ये वो फॉर्मूला है ना पावर का, एक्साई स्क्वायर इंटू कैपिटल R अपॉन r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं, एक्साई स्क्वायर इज 24 एक्साई उसका स्क्वायर, कैपिटल R इज 10 बाहर वाली रेजिस्टेंस, और नीचे वाली टोटल 24 इंटरनल और 10 एक्सटर्नल, दोनों को ऐड करेंगे तो 34 का स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4.98 एक्साई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमने m1 के कॉरस्पॉन्डिंग देख लिया। सिमिलरली फॉर m इज इक्वल टू 2, n आ जाएगा 12, इक्विवेलेंट ईएमएफ आपके पास आएगी 12 टाइम्स एक्साई, R इक्विवेलेंट आपके पास आएगा 12 इंटू 1 बाय 2, क्योंकि मैंने जस्ट इस फॉर्मूले में सारा कुछ पुट किया, तो 6 ओम आएगा। और पावर जब आप सारा कुछ इसमें पुट करोगे इस फॉर्मूले में तो आंसर आएगा 5.62 एक्साई स्क्वायर। तो इन दोनों में से हमें एक आंसर लेना है। तो इस केस में हमें पता चल रहा है कि नीचे वाली पावर ज्यादा है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर m इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अदरवाइज आप इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। कभी कभी या मोस्ट ऑफ द हर केस में या राउंड ऑफ करके भी आप आंसर बता सकते हैं, बट ज्यादा बढ़िया है कि आप ऐसे एक बार सॉल्व करके देखें कि आंसर लाइज बिटवीन 1 and 2।
तो ये सेल की सीरीज, पैरेलल, मिक्स ग्रुपिंग, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, पावर का एक्सप्रेशन कितना उसमें आ गया, तो ये क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे यूज हो रहे हैं। ठीक है।